हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं सीएमए धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीएमए मीट इजी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अ गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा कि एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके से मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहला जो तरीका है एक कॉस्ट अकाउंटिंग का, क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीजन ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला इसका बेनिफिट है ये क्लासिफिकेशन करता है और सब डिवीजन करता है कॉस्ट को, यानी कि कॉस्ट को अलग अलग पार्ट में बांटता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि किस हेड या किस पोर्शन पर हमको कॉस्ट ज्यादा आ रही है या कहां पर कॉस्ट कम है या कहां पर अननेसेसरी कॉस्ट ज्यादा है। ये सारी चीजों का क्लासिफिकेशन करता है। तो कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड बाय वेरियस वेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर कंट्रोल पर्पस, ताकि एक मैनेजमेंट क्या कर सके, उसको कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके। एंड असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच एरिया ऑफ एक्टिविटी, और हर एरिया ऑफ एक्टिविटी पर हम अपना प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट कर सकें कि किस डिवीजन से कितना प्रॉफिट हो रहा है। इट इनेबल्स अ कंसर्न टू मेजर द इफिशिएंसी एंड देन द मेंटेन एंड improve it. Unprofitable activities are disclosed and step can be taken to make an improvement for those activities. अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हम कर रहे हैं जिससे कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो अनप्रॉफिटेबल है, अलाभकारी प्रक्रिया है या कोई एक्टिविटी है, तो उसके रिगार्डिंग हम डिसीजन ले सकें, उसे या तो बंद करें या उसका लॉस कम हो, इसके रिगार्डिंग हम डिसीजन ले सकें। तो इस तरीके से मैनेजमेंट को ये बेनिफिट या एक हम कह सकते हैं कि हेल्प करता है मैनेजमेंट को। दूसरा है कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड। ये लास्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट को, यानी नियंत्रण में रखता है। एन इफिशिएंट चेक इज प्रोवाइड ऑन स्टोर एंड मटेरियल, स्टोर लेजर एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट आर मेंटेन विच प्रोवाइड एन इफेक्टिव चेक ऑन द स्टोर एंड मटेरियल यूज इन द बिजनेस बाय अडॉप्टिंग द मैक्सिमम लिमिट फॉर स्टोर, जिससे कि एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड हो पाती है कि किसी मटेरियल को कितना मंगाया जाए। द टोटल कैपेसिटी आउटले इज कंट्रोल एंड टोटल फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू ओवर स्टॉकिंग इज ऑब्विएटेड, यानी कि हम जरूरत से ज्यादा सामान जब मंगा लेते हैं उसकी वजह से जो हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट सिस्टम हमको हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन देता है ऑफ स्टॉक ऑफ वेरियस मटेरियल एंड स्टोर इन द कंस्टेंटली अवेलेबल, कि ताकि हमारे पास मटेरियल और स्टोर समय पर अवेलेबल रहें, कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहें, ताकि हम किसी भी प्रकार की प्रोसेस स्टॉप ना हो। दिस हेल्प इन प्लानिंग द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड फ्रेश स्टॉक कैन बी अरेंज इन टाइम। लॉस ड्यू टू केयरलेस ऑफ पिल्फरेज, जो हम छोटा छोटा जो चोरी होती है, छोटा छोटा सामान जो जाता है, लॉस ड्यू टू केयरलेस की वजह से हो रहा है ये। और एनी अदर mischief is detected and steps may thereof be taken to minimize such losses in future. An efficient check on labor, अब यहाँ पे लेबर के बारे में बता रहा है कि an efficient check on labor machines provide by giving a detailed information about the availability of machines and labor capacity, कि हमारे पास 10 लोगों की जरूरत है और हमारे पास कितने लोग अवेलेबल हैं, जरूरत से ज्यादा बेकार होते हैं, कम भी बेकार होते हैं, लेबर की कैपेसिटी क्या है, मशीन की कैपेसिटी क्या है। हमारे पास 50 घंटे काम करने की कैपेसिटी है महीने में, लेकिन अगर हम लोग वीक में और हम उससे सिर्फ काम करा रहे हैं 40 घंटे, तो कैपेसिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। द वर्क इज सो प्लान्ड दैट नो सेक्शन इज ओवरवर्क एंड नो सेक्शन रिमेन आइडल, यानी ना तो काम ज्यादा हो लोगों के ऊपर और ना ही वो फ्री बैठे रहे। द मेंटेनेंस ऑफ टाइम एंड जॉब कार्ड फॉर वर्कर्स disclose the loss incurred by idle time and indicate the directions of which loss may be minimized, यानी ओवरऑल आपको ये बताता है कि कौन सा सेक्शन फ्री बैठा है, कौन सी मशीन हमारी खाली पड़ी है, जिससे कि हमारे होने वाला लॉस ना हो। इस तरीके से वो आपको हेल्प करता है और उस खर्चे को मिनिमाइज करने में मदद करता है। कई हम पहले ही देख चुके हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट का इंपॉर्टेंट है रिड्यूस द कॉस्ट, उसे कॉस्ट रिड्यूस करनी है, इसलिए उसका इंपॉर्टेंट रोल जो मैनेजमेंट में होगा वो कुछ इस तरीके से होगा जो हम पॉइंट देख रहे हैं। तो द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ remunerating labor on the time or piece work premium plan may be ascertained, जैसे प्रीमियम प्लान क्या होता है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा सैलरी दो, जैसे हम आगे जाके आप एंटर में पढ़ोगे ये सारी चीजें, जैसे टेलर का प्रीमियम वेज पेमेंट सिस्टम है, पीस वेजेस सिस्टम है,
रॉबिन्स का सिस्टम है, ये सब सिस्टम कॉस्ट में ही हमने डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा सैलरी मिले, जो कम काम कर रहा है उस पर पेनाल्टी लगे, या वगैरह वगैरह। इट ऑल्सो मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द वेजेस सिस्टम in use. Cost accounting thus provide the detailed control of material and stores and labor costs. Various techniques of material control are applied in order to avoid the excessive locking up capital and stock material and stores. Idle time should be kept as a low as possible by having a proper classification of overhead into the controllable and uncontrollable, fixed and variable. It helps to control the various overhead costs. यानी ओवरऑल इस पॉइंट का मतलब यह है कि कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट को हेल्प करता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड की कॉस्ट को रिड्यूस करने में, कंट्रोल करने में, ताकि इससे मैनेजमेंट की कॉस्ट अननेसेसरी ना बढ़े। और अगर हमारी कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ेगी गाइस तो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक पाएगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं मार्केट में प्रोडक्ट वही बिकता है जो सस्ता होता है और अच्छा होता है। पॉलिसीज के रिगार्डिंग कैसे बिजनेस पॉलिसीज में भी रिक्वायर्ड अ कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोसीजर्स एंड दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द कॉस्ट इंफॉर्मेशन करेक्टली प्रेजेंटेड। फॉर एग्जांपल, बाय द एड ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट मैनेजमेंट कैन डिसाइड कर सकता है वेदर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इज इंक्रीज ओवरहेड एक्सपेंडिचर disproportionately and whether to treat by product even at a loss to make possible a more important trade in another product। यानी कि हम कॉस्ट अकाउंटेंट की रिपोर्ट के आधार पर एक मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि हम इस प्रोडक्ट को बनाएं या इसकी जगह पर कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाएं। Thus it helps the management to take vital decisions such as introduction of new product। अगर पुराना प्रोडक्ट हमको लॉस दे रहा है तो हम उसकी जगह पे नया प्रोडक्ट ला सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, भाई 4 में से हम ABCD 4 में से हो सकता है इस पे 10 रुपए पर यूनिट बच रहा हो, इस पे 12 रुपए पर यूनिट बच रहा हो, इस पे 8 रुपए पर यूनिट बच रहा हो, इस पे 14 रुपए पर यूनिट बच रहा हो। तो कॉस्ट अकाउंटेंट यहां पर एक लिस्ट बना के देगा कि कौन सा प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल है, हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरी चीज, मिक्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, फॉर एग्जाम्पल डी तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन डी को बनाने के बाद हमारे पास और टाइम बच रहा है, डी तो हम फुल सप्लाई कर रहे हैं, तो हम हो सकता है दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे, बी प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको कहते हैं स्पेयर कैपेसिटी को यूज करने का तरीका। दूसरा, एक्सप्लोरेशन ऑफ एडिशनल मार्केट वेदर टू मेक और बाय। कभी कभी ऐसा होता है हम बना के बेचें या खरीद के बेचें, दो चीजें हो सकती हैं, या हम खरीद के यूज करें या बना के यूज करें। तो इसका भी हमको कॉस्ट अकाउंटेंट आपको एक कंपैरिजन करके दे देगा कि अगर आप बना के यूज करते हो तो 100 रुपए में पड़ेगा, जबकि मार्केट में वो चीज आपको 90 रुपीज में मिल रही है ऑलरेडी, तो भाई खरीद लो ना, क्यों बना रहे हो, 10 रुपए की कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि जो बंदा, हम किसी प्रोडक्ट को खुद बनाते हैं तो हमको वो महंगा पड़ सकता है, जबकि वही चीज मार्केट में सस्ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने कपड़ों पर खुद प्रेस करता है, तो हो सकता है उसके लिए 1 आवर में उसका 1 आवर इज इक्वल टू 1000 का अगर है, तो गाइस वो क्या 1 घंटे में इतने कपड़े प्रेस कर लेगा कि वो 1000 रुपीज बचा लेगा, नहीं बचा सकता। तो यहां पर हमारे लिए क्या है, आउटसोर्सिंग ज्यादा आसान होती है। तो ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, अप्रेजल ऑफ प्रोसीड्स इन्वेस्टमेंट टू मीट द एक्सपेंशन program etc with the help of marginal costing technique and different cost analysis के बेस पर हम ये चीज करने वाले हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा किस तरीके से हेल्प करता है, बजटिंग पे हेल्प करता है। कहीं ना कहीं हमको बजट बनाने में ये चीज हेल्प करेगी ओवरऑल कि किस तरीके से बजट बनाया जाए। इट प्रोवाइड्स द यूज ऑफ बजट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटेंट आपको बजट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट देगा। एंड enables management to correct inefficiencies before they enter into a business. It is a coordinated plan of actions of every responsible person for comparing the actual result with the budget. Two important cost accounting tools for helping managers are budget and performance report. दो चीजें होती है जो मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करती हैं, एक तो बजट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट। बजट आर फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट prepared and approved prior to defined period of time of the policies to be pursued during that period for the purpose of attaining objectives of the management. Thus budget are formal
quantification, formal quantification of the plan of management, performance reports, measurable actual performance, and give accounts of comparison of budget with the actual result, which facilitate actions against the those person. देखो गाइस, बजट क्या होता है? बजट हम लोग एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं, होता है। ओवरऑल बजट अगर देखा जाए तो बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, और बजट के बेस पर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपने बजट बना लिया कि यार किसी चीज पर हमको ना 50,000 खर्च करना है। अब ये आपका बजट था, ठीक है। अब एक्चुअल जो एक्सपेंसेस हो गया, एक्चुअल एक्सपेंसेस आपका दो चीज हो सकती है या तीन कह लो, या तो 50,000 का 50,000 ही होगा, वेरी गुड, अच्छा है। या क्या हो सकता है? 60,000 हो सकता है, या क्या हो सकता है भाई? 40,000 हो सकता है। तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा ये बजट हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम फ्यूचर में अपने किसी खर्चे का एक एस्टिमेट लगा सकें कि इतना खर्च होगा, फिर उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ। तो भाई अगर ये हुआ हाल तो भाई माइनस में 10,000 रुपये हमने गलत सोचा, ये हुआ तो बराबर हो गया कुछ नहीं, और ये हुआ तो पॉजिटिव हो गया, 10,000 रुपये बच गया हमारा। तो बजट बनाने में भी कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करता है। कॉस्ट कितनी बढ़ेगी फ्यूचर में, किस प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, इन सारी चीजों का एस्टिमेट लगाकर ओवरऑल बजट का कैलकुलेशन करने में भी कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट की हेल्प करता है। नेक्स्ट ई पॉइंट है स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द इफिशिएंसी। इफिशिएंसी को मेजर करने के लिए कि एक इंसान कितना काम कर सकता है, या किसी मशीन की इफिशिएंसी, किसी पर्सन की इफिशिएंसी को स्टैंडर्ड निकालने में कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। इट प्रोवाइड द यूज स्टैंडर्ड टू असिस्ट मैनेजमेंट इज मेकिंग द एस्टिमेट एंड प्लान फॉर फ्यूचर एंड प्रोवाइड द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी। एक्चुअल आर कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ डिटरमाइंड इन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, हमने एफिशिएंसी डिटरमाइन कर ली कि एक बंदा सिंगल डे में, वन डे में 10 यूनिट बनाएगा, ठीक है, और इसके बेस पर हो सकता है एक्चुअली वो अगर 8 यूनिट बना रहा है तो वो बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहा है, और अगर वो 12 यूनिट बना रहा है गाइस तो वो अबव स्टैंडर्ड काम कर रहा है। तो यहां पर हम लोगों को इफिशिएंसी डिटरमाइन करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है। बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका किस तरीके से बेस्ट यूज किया जा सकता है, इसके बारे में भी गाइड करती है कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटेंसी, या कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगी कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से यूजफुल हो सकते हैं मैनेजमेंट में, इसके बारे में भी वो हेल्प करेगी। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल में भी हेल्प करता है। इट प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद द वैल्यूएबल डेटा ऑफ प्लानिंग, बजटिंग एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। Organizations and management undertaking must be planned and controlled in a such way that its desired volume of production कहीं ना कहीं हम लोग प्रोड्यूस कर पाए, is achieve and the least possible cost in relating to the scheduled quantity of the product. The measurement of the degree to which the objective is to attain is provided by cost accounting. An efficient system of cost accounting is thus regarded as an important part of the effort of an management to secure business stability. कॉस्ट ऑडिट में भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं। कॉस्ट ऑडिट हर कंपनी में होता है, जिस कंपनी का टर्नओवर आई थिंक 35 करोड़, अभी जो लेटेस्ट लिमिट है वो है 35 करोड़ एंड अबव है, तो उन कंपनीज में कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी होता है। तो द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉस्ट ऑडिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल असिस्ट द प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। जो एरर्स एंड फ्रॉड होते हैं, कॉस्ट को अननेसेसरी बढ़ाकर रेवेन्यू को कम करने की जो एक जुगाड़ होती थी कंपनीज में, यानी टैक्स चोरी करने का एक बड़ा साधन था, इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी किया है। एरर यानी प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, इट विल हेल्प टू इंप्रूव द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स टू फैसिलिटेट प्रॉम्प्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। स्पेशल फैक्टर्स होते हैं कुछ इन it informs to the management about the special factors such as optimum profitability, seasonable variations, volume and cost, idle time of labor and idle capacity of the machine, etc. It also helps to curtail and losses during the off season, etc. Price determination, it helps to management to fix the remunerative selling price of various items of goods in different circumstances. During the period of depressions, businessman has to become very watchful and vigilant in tracking down the concealed inefficiencies and source of wastages, so that he may reduce the cost of production and to the minimum he has resort to the price cutting to such as extent so the recover the variable cost. Cost accounting make distinctions between the fixed and over variable cost. देखो गाइस, खासकर जब बुरा समय चल रहा होता है, यानी कि जब मंदी चल रही होती है,
तो मंदी के टाइम पर ये नहीं है कि हमको बहुत प्रॉफिट कमाना है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग की एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉस्ट को दो पार्ट में मेनली बांटती है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। गाइस फिक्स कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन हो ना हो होगी, फॉर एग्जांपल आपका रेंट है या कोई मिनिमम चार्जेस है या बिजली का मीटर में जो मिनिमम चार्ज आता है वो फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल जो हम जितना यूज करेंगे वो। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम प्रोडक्शन करेंगे तो लगेगी, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगी। तो गाइस कभी भी फिक्स कॉस्ट को हम डिसीजन मेकिंग के टाइम पर कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप 50,000 रुपए रेंट देते हो और आप एक यूनिट बनाते हो, उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है 1 रुपीज पर यूनिट। अब आप सोचते हो आपके पास एक ऑर्डर आया गाइस 10,000 यूनिट का, आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वो आपसे बोल रहा है भैया हमको 2 रुपए में सप्लाई कर दो। आप बोल रहे हैं हम कैसे कर दें, 50,000 तो हमारा फिक्स रेंट ही है, 10,000 का 10,000 तो हमारी कॉस्ट 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई विद 10,000 हम तो 6 रुपए में देंगे। आप रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो गाइस। एज अ कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो फिक्स रेंट तो लगेगा ही लगेगा, आप प्रोडक्शन करो ना करो, एटलीस्ट ये तो देखो 1 रुपए में बना के आपको 2 रुपए का ऑफर आ रहा है, यानी 1 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस सिचुएशन में कॉस्ट अकाउंटेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, खासकर प्राइस डिटर्मिनेशन में कि हाँ 2 रुपए प्रॉफिटेबल प्राइस है गाइस। अगर आप उस नजरिए से देखिए, वेरिएबल कॉस्ट नजरिए से, अगर आप 1 रुपए का प्रोडक्ट बना के 2 रुपए में बेच पा रहे हैं, ये मत देखिए कि 50,000 की कॉस्ट भी हमको रिकवर होनी चाहिए, सर हमको तो इसको रिकवर करना है 10,000 यूनिट से, तो फिर तो आप 6 रुपीज पर यूनिट मांगोगे, जो कि आप गलत चार्ज कर रहे हो गाइस। इस सिचुएशन में आपका ये वाला डिसीजन रॉन्ग है। अगर सामने वाला आपको कोट कर रहा है कि 10,000 यूनिट दे दीजिए 2 रुपए पर यूनिट में, तो आपको यस बोलना चाहिए, बिकॉज अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करोगे तब भी 50,000 तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटेंट एक डिफरेंस करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट टू द बिजनेसमैन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। इन द डिप्रेशन पीरियड द फिक्सेशन ऑफ प्राइस कैन नॉट बी properly done unless proper figure of cost are very available. If price are fixed without costing information, it is possible that price quoted may be too high or low. देखा यहाँ पर हम प्राइस बहुत हाई कोट कर सकते हैं या वेरी लो। in periods of depression it may become necessary to reduce the price even below total cost. It is only costing which is guide the businessman in this manner. सिर्फ ये कॉस्टिंग ही है जो एक बिजनेसमैन को इस तरीके से गाइड करती है कि डिप्रेशन के टाइम पर हमको प्राइस को कम से कम चार्ज करना है, और इस प्राइस पे चार्ज करना है कि सामने वाला बायर ले सके और हमको भी कुछ मुनाफा हो सके वेरिएबल कॉस्ट के कंपैरिजन में, ना कि फिक्स कॉस्ट को। एक्सपांशन में गाइस हमारी हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट इज एबल टू फॉर्मुलेट एक्सपांशन पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ estimate of cost of production at various level of provide by the cost accountant. guys आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि जो एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम होगा उसमें कुछ एमसीक्यूज बाहर से नहीं आएंगे, आपका जो स्टडी मटेरियल है इसी में से आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकता है अ गुड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सर्व्स मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग बेस, पॉइंट लिख देगा ए बी और सी, और फोर्थ लिख देगा नन ऑफ दीज, या फोर्थ लिख देगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑल ऑफ द अबव सेट करना है, ठीक है, नन ऑफ दिस नहीं होगा इसमें ऑप्शन, यानी कि एबीसी में से 3 पॉइंट लिख देगा और तीसरा लिख देगा, चौथा लिख देगा ऑल ऑफ द अबव। तो इन्हीं में से पॉइंट्स बनेंगे। आपको अच्छे से इसी को पढ़ना है गाइस, ना कि आपको कहीं और से पढ़ना है। इतना भरोसा रखिए इंस्टीट्यूट पर कि फाउंडेशन का एग्जाम वो आपके मटेरियल से बाहर नहीं पूछेगा, इसलिए मटेरियल पर ट्रस्ट करिए और अच्छे से अपने मटेरियल को पढ़िए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल कॉस्टिंग सिस्टम। एक अच्छे कॉस्टिंग सिस्टम में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, तो चलिए पढ़ लेते हैं। एन आइडल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, एक आइडल कॉस्टिंग सिस्टम में दैट विच अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम एंड ब्रिंग ऑल एडवांटेज ऑफ द कॉस्टिंग टू द बिजनेस, फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स which an ideal system of costing should be possessed, or point which should be taken into the consideration before installing a costing system। यानी एक कॉस्टिंग सिस्टम हमारे यहाँ इंस्टॉल करने का मतलब अप्लाई करने से पहले एक अच्छे कॉस्ट सिस्टम में ये मुख्य बातें होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज सुटेबिलिटी टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। अ कॉस्टिंग सिस्टम यानी कि वो उसके लिए सहायता कर सके और वो उसके लायक हो। मस्ट बी डिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ, अकॉर्डिंग टू द nature, conditions, requirement and size of the business।
any system which serves the purpose of the business and supplies the necessary information for running the business efficiently is an idle system. जो कि एक बिजनेस को सही कंडीशन में, सही दशाओं में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, सही जरूरत की आवश्यक सूचनाएं प्रदान करे, ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम ही आइडल सिस्टम माना जाएगा. उसमें सिंप्लिसिटी हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो. The system of costing should be simple and planned so that it may be easily understood even by a person of average intelligence. यानी कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी आपके सिस्टम को समझ सके, ऐसा होना चाहिए. The facts, figure and other information provided by cost accounting must be presented in the right form at the right time. right form में होना चाहिए, right time पर होना चाहिए, to the right person in order to make in more meaningful. यानी कि वो सिंप्लिसिटी यानी कि सरल होना चाहिए. यानी कि ये पॉइंट हो गया दूसरा, सरलता होनी चाहिए उसमें. फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं लोचपूर्ण होना चाहिए. एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से चेंज किया जा सके, ऐसा होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लोचपूर्ण. फ्लेक्सिबिलिटी. द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ सर्कमस्टांसेस. समय के हिसाब से जिसे बदला जा सके, समय के अनुरूप जिसे बदला जा सके. द सिस्टम विदाउट सच फ्लेक्सिबिलिटी विल बी automated because of fast changes of business and industry. Thus the system must have to capacity of expansion and contraction without much changes. ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक अच्छा अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसे समय के हिसाब से बदला जा सके, जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बदला जा सके और जिसको हम कह सकते हैं इजीली समझा जा सके, ऐसा होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है, एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इकोनॉमिकल होना चाहिए. इकोनॉमिकल का मतलब होता है गाइस सिर्फ सस्ता नहीं, हमारे बजट में होना चाहिए. अ कॉस्टिंग सिस्टम इज लाइक अनदर इकोनॉमिक गुड. इट कॉस्ट मनी जस्ट इज द इकोनॉमिक गुड. इफ द सिस्टम इज टू एक्सपेंसिव द मैनेजमेंट में बी अनविलिंग टू पे, बायर्स आर नॉट विलिंग टू पे फॉर द गुड ऑफ दीज आर एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू देयर यूटिलिटी. अगर कोई भी चीज जिसकी आवश्यकता के अनुसार अगर वो बहुत महंगी है तो हम उसको खरीदना पसंद नहीं करते हैं. इसलिए एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए गाइस? इकोनॉमिकल होना चाहिए. अ कॉस्टिंग सिस्टम शुड नॉट बी एक्सपेंसिव एंड मस्ट बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. हमारे बजट में होना चाहिए. द बेनिफिशियल्स टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम द सिस्टम मस्ट बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट. अगर आप 10 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो या 10 रुपए की कॉस्ट मैनेजमेंट में यूज कर रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो उससे हमें 20 रुपए का फायदा होना चाहिए. Then the cost of management will be willing to install a system when it is perceived expected benefit exceed to the perceived expected cost. जो हमने सोचा है जिस कॉस्ट से ज्यादा बेनिफिट मिले उससे. In short, the system must be economical, taking into consideration the requirement of the business. कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए उसमें अच्छी, जिसको हम कंपेयर कर सकें, यानी कि तुलनात्मकता उसमें अवेलेबल होनी चाहिए. The costing system must be such so that it may provide facts and figures necessary to the management for evaluating the performance by comparing it with the past figure or figure of other concern against the industry as a whole or other department of the same concern के साथ हम कंपेयर कर सकें. या तो इंडस्ट्री के साथ आप कंपेयर कर सको हमारी कॉस्टिंग सिस्टम को, या हम किसी सेम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर सकें, ऐसा होना चाहिए. सिक्स पॉइंट है कैपेबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिंग इंफॉर्मेशन एट द डिजायर्ड टाइम. ठीक है, सॉरी, कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एट द डिजायर्ड टाइम. जिस समय पर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए उस समय पर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए. द कॉज द सिस्टम मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन सो दैट इट मे बी हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन एंड सुटेबल डिसीजन फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. 7 पॉइंट है मिनिमम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सेटअप. जिसकी वजह से हमारे एग्जिस्टिंग सेटअप में मिनिमम चेंजेस करने पड़े, ऐसा कॉस्ट सिस्टम होना चाहिए. ऐसा ना हो कि हम किसी कॉस्ट सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से होल एग्जिस्टिंग सिस्टम को बदलना पड़ेगा, यानी कि संपूर्ण जो हमारा वर्तमान सेटअप है उसको बदलना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए. यानी कि अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की खास बात होती है कि वो हमारा मिनिमम मतलब कम से कम परिवर्तन के साथ लागू किया जा सके. द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ डेलीगेशन एंड डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द
costing system as a possible that system must be such so that it may be least disturb and existing organization setup, जिससे कम से कम हमारे जो वर्तमान जो सेटअप है उसमें कम से कम किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाए, ऐसा होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हर जगह। ऑल फॉर्म्स एंड परफॉर्म्स proformas etc necessary to the system should be uniform in size and quality of paper. Higher efficiency can be obtained by using color of paper to distinguish different forms. Printed forms should contain instruction as their use of disposal. ये सारी चीजें होनी चाहिए, यानी फॉर्म्स जो हम यूज करेंगे कॉस्टिंग में वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और उनमें ये चीज होना चाहिए, वो अगर हो सके तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो अलग अलग फॉर्म के लिए, ताकि उसको समझने में आसानी हो सके। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ इंडिया में बीपीएल कार्ड ब्लू कलर का होता है और जो लो पॉवर्टी और जो कहते हैं अति गरीबी वाला जो कार्ड होता है वो येलो कलर का होता है, और एक जो जनरल राशन कार्ड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। कलर से भी आप पहचान सकते हो कि कौन सी कैटेगरी का है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। मिनिमम क्लरिकल वर्क हो, ऐसा भी एक अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें क्लरिकल वर्क बहुत ज्यादा ना हो। इफिशियंट सिस्टम फॉर मटेरियल कंट्रोल के लिए हम उसमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि प्रभावी जो हमारे पास मटेरियल है उस पर नियंत्रण किया जा सके। देयर शुड बी एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्टोर एंड स्टॉक कंट्रोल एज मटेरियल यूजुअली अकाउंट फॉर ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। इसके अलावा एडिक्वेट वेज प्रोसीजर होना चाहिए, सही तरीके से जो वेज का भुगतान कर सकें। एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग में होना चाहिए कि किसको कितना पेमेंट करना है, टाइम के अकॉर्डिंग, फीस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट जॉब के अकॉर्डिंग, ये चीजें उसमें होनी चाहिए। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, अलग अलग खर्चों का डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी पार्ट में बांट सके, एक अच्छा कॉस्ट सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए। अ साउंड प्लान शुड बी devised for the collection, allocations, apportionment and absorption of overhead in order to ascertain the cost accurately. Reconciliations of cost and financial accounts, ऐसा भी होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को इजीली रिकंसाइल किया जा सके। एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट अंडर द good system of cost accounting. The duties and responsibilities of the cost accountant should be clearly defined होनी चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटी से पीछे ना हटे। The cost accountant should have access to all work and department, उसके पास ये भी हमको उसको पावर देनी चाहिए कि वो किसी भी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके या हर एक सूचना तक उसकी पहुंच हो, इस तरीके का होना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो में अभी फिलहाल में इतना ही। हमने आज जो बातें डिस्कस की उसमें कि एक कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके से मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट वेज में, और दूसरा जो हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया आज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम। गाइस अगर एमसीक्यूज आएगा तो आपसे इनमें से कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए। एक अच्छा, अब इसको ऐसे याद रखेंगे गाइस, एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सुटेबल टू द बिजनेस होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सादा सरलता हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसमें जो इकोनॉमिकल हो, जिसे कंपेयर किया जा सके, कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग, जिसमें इंफॉर्मेशन टू द डिसाइड टाइम पर मिल सके, मिनिमम चेंज इन एग्जिस्टिंग सेटअप में वो एडजस्ट हो सके, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स हो, मिनिमम क्लरिकल वर्क हो, इफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल हो, एडिक्वेट वेज प्रोसीजर हो, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ, जिसमें एक्सपेंसेस का डिपार्टमेंटलाइजेशन हो, रिकंसिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट की फैसिलिटी हो, और यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री डिटरमाइंड हो, ताकि एक कॉस्ट अकाउंटेंट को पता हो कि मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं। एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए। तो अभी हम इस वीडियो में इतना देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं गाइस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत जल्द एंटर एंड फाइनल के भी यहां पर वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। इससे पहले कि गाइस देखिए हमारा मोटिवेशन क्या होता है। हमारा मोटिवेशन है कि अगर बच्चों को कुछ डाउट आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वो हमसे कुछ और चाहते हैं, कुछ सुधार चाहते हैं, तो उसके बारे में हमको सजेस्ट करें गाइस। मैं आपको वो हर चीज प्रोवाइड करूंगा जो मुझसे हो सकती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है cmamedeasy@gmail.com। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।